हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, हमने डिस्कस किया था। हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया बेटा। हमने क्रोमोसोम्स की डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस कर लिया। कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हम लिख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स है बेटा, हम नोट डाउन कर लेते हैं उनको। तो नोट डाउन कर लेना बेटा। उसके आगे फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। और क्या नाम है बेटा इसका? तो कैरियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म नाम किसका है बेटा? जितना भी फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अनस्टेन्ड फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद हम और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि न्यूक्लियर पोर क्या हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर हेल्प्स in the exchange of material between nucleoplasm and cytoplasm। ठीक है बेटा, जितना भी न्यूक्लियर पोर में दिखते हैं, जितने भी मेम्ब्रेन जहां पर डिसकंटिन्यूअस होती है, जहां पर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। और जो न्यूक्लियर पोर होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियर पोर मटेरियल्स जितने भी अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है और उसकी जरूरत अगर साइटोप्लाज्म में है, तो मॉलिक्यूल्स इस न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में मूव कर सकते हैं, या फिर अगर साइटोप्लाज्म से किसी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो मॉलिक्यूल्स यहां पर मूव कर सकते हैं। तो मटेरियल का एक्सचेंज करने में ये न्यूक्लियर पोर हेल्प करता है। नोट डाउन कीजिए बेटा। इसके बाद हमें डिस्कस करना है डीएनए की स्ट्रक्चर को। इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार क्वेश्चंस यहां से फॉर्म हो जाते हैं। तो हम डीएनए की और थोड़ी सी स्ट्रक्चर को डीएनए को डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा पार्ट आरएनए का भी हम कवर कर लेंगे। नोट डाउन कीजिए बेटा। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी मैंने आपको, और थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो जितना भी फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहां पर एब्सेंट थी, तो वहां पर क्या था बेटा? कुछ पोर्स फॉर्म हुए थे, और ये पोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या रोल प्ले करते हैं ये पोर्स? तो ये पोर्स मटेरियल्स के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। और किन किन के बीच होता है बेटा मटेरियल का एक्सचेंज? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच। जहां पर भी जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मटेरियल यहां पर एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में इसको रफ कर रहा हूं, हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा अलग पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म बेटा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बेटा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है डबल स्ट्रैंडेड, है ना। कैसा होता है ये? हेलिकल शेप का,
हेलिकल शेप्ड होता है। क्लियर। अब क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, हम कंपोनेंट की बात करें तो डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, फर्स्ट होता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद में सेकंड होता है बेटा पेंटोज शुगर। क्या होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है बेटा 5 कार्बन की शुगर होती है, जिसे बोलते हैं हम पेंटोज शुगर। ठीक है, H3PO4 मॉलिक्यूल होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा जिसको बोलते हैं H3PO4, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, मतलब 5 कार्बन की शुगर प्रेजेंट होती है। और क्या प्रेजेंट होता है, तो यहां पर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम कौन कौन से, यहीं पे लिख देता हूं चलो। तीन यहां पे आपको 3 के थर्ड जो लिखा है बेटा हमने नाइट्रोजन बेसिस, यहां पर आपको 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलते हैं, A, G, C एंड T। ठीक है, A, G, C एंड T। ठीक है, ठीक है बेटा, ये समझ में आया। अब ये जो A लिखा है, A को बोलते हैं बेटा एडेनिन, इसको बोलते हैं ग्वानिन, इसको बोलते हैं साइटोसिन और इसको बोलते हैं हम थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं बेटा। यहां पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज और समझ में आना जरूरी है कि बेटा ये जो एडेनिन होता है ये हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करता है, और यहाँ पे जो ग्वानिन होता है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में बाइंड करता है, और इन दोनों के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग कौन सी है बेटा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये बॉन्डिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही है ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स शेप। ठीक है, या फिर हेलिकल शेप। ठीक है, इसके बाद में इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो फुल फॉर्म है इसकी बेटा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की जो ये हेलिकल मॉडल है, डीएनए हेलिकल शेप का होता है, इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, इसके जो डबल हेलिक्स मॉडल को डिस्कवर या फिर एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नेम है बेटा वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है बेटा, क्या नाम है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है बेटा, सॉरी पावर कट हो गया था। तो यहां पर जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, ये डीएनए की स्ट्रक्चर में कई बार क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं बेटा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए जो है का डबल हेलिक्स मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया। अभी हम देखते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कैसा होता है डीएनए का। इसके बाद में डीएनए के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, तो एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन एंड जो T है बेटा, T किसको रिप्रेजेंट करता है, तो थाइमिन को। यहाँ पर एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, ये एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बाइंड करता है। और यहाँ पर जो आपको बॉन्ड दिख रहा है बीच में, A और T के बीच में और G और C के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया आपको। इसके बाद में हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं डीएनए की कैसी स्ट्रक्चर होती है। तो हमने पढ़ा बेटा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉडल होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है डबल स्ट्रैंडेड होती है। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डीएनए की। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डीएनए की। और ये जो आपको स्ट्रैंड दिखते हैं बेटा, ये स्ट्रैंड जो है, ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये स्ट्रैंड किसका बना हुआ है? तो ये स्ट्रैंड बना हुआ है फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर से। ठीक है, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये किससे मिलके बना है बेटा? ये मिलके बना है फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर से मिलके। इसमें रैंडमली ये जितने भी हमने नाइट्रोजन बेसिस पढ़े ये प्रेजेंट होते हैं। तो रैंडमली में कुछ भी नाइट्रोजन बेसिस लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। हटा दो उसको। तो इस तरीके से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब आपको समझ में आता है बेटा कि जहां पर भी एडेनिन होगा, एडेनिन के साथ में हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? थायमिन। ग्वानिन के साथ में क्या प्रेजेंट होगा? साइटोसिन। एडेनिन के साथ में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? थायमिन। थायमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन और थायमिन के साथ हमेशा एडेनिन प्रेजेंट होता है। हम इसमें बॉन्डिंग की बात करें बेटा, तो बॉन्डिंग कैसे होती है? तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इनके बीच में डबल बॉन्ड। तो यही जो सीक्वेंस होते हैं ये सीक्वेंस रैंडम हो सकते हैं और होते हैं बेटा। हर इंडिविजुअल के अंदर ये सीक्वेंस रैंडम होते हैं, कुछ भी रैंडम सीक्वेंस हो सकते हैं। अब यहां पर जितने भी सीक्वेंस पड़े होते हैं बेटा, ठीक है, जितने भी सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर इन सीक्वेंस की बात करूं, जैसे यहां पर प्रेजेंट है A G A T C A, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी रैंडम सीक्वेंस प्रेजेंट है तो बेटा तीन तीन के जो भी सीक्वेंस होते हैं, ये जो जैसे 3 का ये सीक्वेंस है और ये 3 का ये सीक्वेंस है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? ये 3 का सीक्वेंस एक जीन को कोड कर रहा है, ये 3 का सीक्वेंस एक अलग जीन को कोड कर रहा है। अब बेटा हर एक जीन जो है एक अलग प्रोटीन फॉर्म करता है, हर एक जीन एक अलग प्रोटीन बनाता है। तो ये जीन कुछ अलग प्रोटीन बना रहा होगा बेटा, ठीक है, पी लिख देता हूं बस सिंपली, ठीक है। ये जो जीन है ये अलग प्रोटीन बना रहा है और ये जो जीन 2 है ये अलग प्रोटीन फॉर्म कर रहा है। तो आप इतना समझ सकते हो बेटा कि जितनी भी हेरिडिटरी डिजीज होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, ताकि अगर जीन में कोई भी चेंजेस हो जाएगा बेटा तो इसकी वजह से प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगी, और प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगी तो फिर जेनेटिक डिजीज या फिर हेरिडिटरी डिजीज कॉज होगी, ठीक है। तो डीएनए का मॉडल किस तरीके से होता है? ये जो मॉडल देख रहे हो आप, ये डबल हेलिक्स, एक स्ट्रैंड ये वाला है बेटा, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं बेटा? हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको बोलते हैं हम 3 डैश, इसको बोलते हैं हम 5 डैश, इसको बोलते हैं हम 5 डैश, इसको बोलते हैं बेटा 3 डैश। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डैश टू 5 डैश एंडिंग, है ना, और 5 डैश टू 3 डैश एंडिंग। तो मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं, हमने यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा है कि मतलब ये 3 डैश ये 5 डैश है और ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, क्यों लिखा है? तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। हम ये देखते हैं ना कि ए के लिए हमेशा क्या आएगा? टी, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। जी के लिए क्या आएगा? हमेशा सी, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही ए के लिए क्या आएगा? टी, टी के लिए ए, सी के लिए जी और टी के लिए ए। तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। हमने ये भी देखा बेटा जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स इस तरीके के सीक्वेंस होते हैं, और ये 3-3 के जो सीक्वेंस होते हैं बेटा, ये 3-3 के जो सीक्वेंस आप देख रहे हो इनको बोलते हैं हम कोडोन,
ठीक है, ये तीन तीन के जो सीक्वेंस दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, कोडोन। और ये कोडोन स्पेसिफिक होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन बन रही है तो वो इन्हीं कोडोन के थ्रू बन रही है, तो उनका कुछ सीक्वेंस है जिसकी वजह से बन पा रही है। अगर इस सीक्वेंस में कुछ भी गड़बड़ हुआ, ठीक है, यहां पर सपोज जी की जगह पर सी आ जाता तो ये जीन नहीं बन पाता है, और ये जीन अगर नहीं बन पाता तो ये प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाती। तो अगर ये प्रोटीन फॉर्म नहीं हो रही है या फिर जीन में कोई डिफेक्ट आ गया तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है तो इसको बोलते हैं हम जीन म्यूटेशन। क्लियर? तो बेटा डीएनए का डायग्राम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को देखा। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड ये मॉडल है ये किसने दिया, क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। तो हमने देखा कि फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट है और पेंटोज शुगर से मिलके ये स्ट्रैंड बने हुए हैं। ये स्ट्रैंड को मेंटेन कौन करता है, तो फास्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, और इनके बीच में कुछ नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये है नाइट्रोजन बेसेस। क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन बेसेस। और ये नाइट्रोजन बेसेस है AgCT। ठीक है, AgCT। ए और जी क्या होता है बेटा, ये प्यूरिन्स होते हैं, और टी और सी क्या होते हैं, ये पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडिन से जुड़े होते हैं। प्यूरिन्स पिरिमिडिन से जुड़ा हुआ है, यहां पे भी प्यूरिन्स पिरिमिडिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेसेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन कौन से, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है बेटा, तो इसके बाद में हमने देखा कि इन दोनों के बीच में हमेशा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और बॉन्ड किस टाइप के हैं, तो बॉन्ड है हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एडेनिन और थायमिन के बीच में हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर, या तो समझ में आया हमें। इसके बाद हमने देखा कि कोडोन क्या होता है। तो जब हम इसकी ओपन फ्रेम रीडिंग करते हैं बेटा, तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जैसे AG है ना, और यहाँ पे अगर A होता तो इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस बताया, AGA सीक्वेंस। ठीक है, तो ये AGA सीक्वेंस एक कोड है, ये TCA सीक्वेंस एक कोड है। तो इस सीक्वेंस से एक अलग जीन कोड है, इस सीक्वेंस से एक अलग जीन कोड है, और हर जीन एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बनाता है। और बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस, और मैं फिर बोल रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट फंक्शंस प्रोटीन की वजह से होते हैं। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में और फंक्शनिंग होने में, वो सब प्रोटीन की वजह से होता है। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको। रफ कर दूं उसको मैं, जल्दी से हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं आरएनए की। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा आरएनए की। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म बेटा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए और आरएनए को कई बार लिखा होता है बेटा, डीएनए और आरएनए को, ये जो डीएनए और आरएनए को जनरली बोलते हैं बेटा हम न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर, तो जेनेटिक मटेरियल जितना भी होता है हमारा डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होता है बेटा। अब बेटा आरएनए जो है, आरएनए भी टाइप की बात करें आरएनए के,
आरएनए के हम टाइप की बात करें तो आरएनए 3 तरह के होते हैं बेटा, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, अलग पेन से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं बेटा ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफर को। एमआरएनए क्या है? एम किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। और आर क्या है? राइबोसोमल आरएनए। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए एंड आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। अब बेटा आरएनए के अंदर भी बाकी सारी चीजें कॉमन ही होती हैं, लेकिन यहां पर जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं? तो यहां पर नाइट्रोजन बेसिस में थोड़ा चेंज होता है बेटा। जैसे हमने देखा था वहां पर कि टी प्रेजेंट था, तो यहां पर टी की जगह पर क्या प्रेजेंट होता है? यू। एंड यू फॉर यूरेसिल। ठीक है, यू किसको रिप्रेजेंट करता है? यूरेसिल को। तो यहां पर ये टी जो है, ये टी जो है बेटा यहां पर एब्सेंट होता है, और इसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर, यहां प्रेजेंट होता है यूरेसिल। क्लियर? आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां जहां भी टी आएगा वहां पर क्या आएगा बेटा? यू। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर ए प्रेजेंट है, यहां पर जी प्रेजेंट है, यहां पर सी प्रेजेंट है और यहां पर यू प्रेजेंट है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्या है यहां पर? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो मतलब यहां पर टी एब्सेंट है। क्लियर बेटा? ये समझ में आ गया? मैं इसको रफ कर रहा हूं एक बार, और मैं आपको एक सीक्वेंस दिखाता हूं कि किस तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन दे देता है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? डीएनए को आरएनए में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, और आपको डीएनए का एक सीक्वेंस दे देता है जहां पर दे देगा ए टी टी ए जी सी। इस तरीके से आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसको आरएनए में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि जहां जहां पर भी टी आएगा, टी की जगह पर यू आ जाएगा। तो ए की जगह पर क्या आएगा बेटा? टी। लेकिन यहां पर टी तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, टी की जगह पर क्या आएगा? तो ए। टी की जगह पर क्या आएगा? ए, है ना? ये हो गया बेटा, ए की जगह पर यू आ गया, सी की जगह पर ए, टी की जगह पर ए की जगह पर टी आएगा, लेकिन टी तो यहां प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या आएगा? यू। जी की जगह पर सी और सी की जगह पर जी। ठीक है, ये सीक्वेंस एक फॉर्म हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए से आरएनए फॉर्म हो गया है। डीएनए से अब आरएनए बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहां पर टी एब्सेंट है। तो आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस देता है और पूछ लेता है किसकी सीक्वेंस है, तो ये भी आप बता सकते हो कि ये सिंपली किसकी सीक्वेंस है? ये एक आरएनए की सीक्वेंस है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर यू प्रेजेंट है, और यू डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, हमेशा कहां पर होता है? आरएनए के अंदर। तो आप बोल सकते हो कि ये आरएनए की सीक्वेंस है और ये एक डीएनए की सीक्वेंस है, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर, इसको मैं रेड से कर देता हूं, क्या प्रेजेंट है बेटा? यहां पर प्रेजेंट है टी, और जहां पर भी टी प्रेजेंट होगा मतलब क्या है? वहां पर ये डीएनए। जहां पर भी यू प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा? आरएनए। नोट डाउन कीजिए बेटा फटाफट। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम। एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं बेटा हम। डिवीजन इन
न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है, डिवीजन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस helps in the transmission of genetic or hereditary traits from parents to their offspring। ठीक है, तो बेटा ये जो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन जो होता है बेटा, उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस ही हमारे जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको पेरेंट्स से दूसरी सेल्स या फिर उनके बच्चों तक या फिर ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करता है बेटा। तो ये ट्रांसमिशन करता है, ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। तो ये कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियस, और साथ ही साथ में जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर्स, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो इस न्यूक्लियस की वजह से पास होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम को क्या बताया था बेटा मैंने, क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी व्हीकल। ठीक है, हेरिडिटरी व्हीकल। और हमारे कैरेक्टर्स किसकी वजह से होते हैं? कैरेक्टर्स हमारे क्यों बिल्कुल पेरेंट्स की तरह मैच करते हैं, क्यों हम रिजेंबल होते हैं पेरेंट्स की तरह, है ना? तो किसकी वजह से होते हैं बेटा? जीन की वजह से। जीन के पास में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पेरेंट्स के पास में कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वैसे हमारे पास में ट्रेट्स होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं? वो जीन्स की वजह से। जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है, और जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम की सरफेस पे। तो मतलब जितने भी जीन्स हैं उनको ले जाने का काम कौन कर रहा है? तो क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, तो क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटरी व्हीकल। क्लियर? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देख ली हमने, डीएनए की स्ट्रक्चर देख ली हमने, आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है डीएनए से वो समझ लिया, और न्यूक्लियस वाला पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको जल्दी से। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेटा। ठीक है, दूसरा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। फर्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया is double membrane bounded सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है बेटा? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इट इज, आपको पता है यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है बेटा, लिख देता हूं, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, एंड एनाएरोबिक यूकैरियोट्स। तो किनमें प्रेजेंट होता है बेटा? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनारोबिक यूकैरियोट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। एनारोबिक यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? ऐसे यूकैरियोट्स जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवरी किसने की थी? बाय कॉलिकर। ठीक है, किसने की थी बेटा? कॉलिकर इन मसल सेल।
ठीक है। मसल सेल के अंदर इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे बेटा? तो कॉलिकर। और किस किस के अंदर एब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल, साथ ही साथ में एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। कैसा होता है ये हमेशा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। अब आप समझ गए होंगे बेटा डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा इसको जल्दी से। आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के आगे का पार्ट। तब तक आप इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी हमने एडिशनल पॉइंट्स जो भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको नहीं याद रहते तो आप उनको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उन्हें छोड़ना नहीं है, ना ही उन्हें गलत करना है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।